ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਖਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਖੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜੋ ਫਰਾਰੀ ਨਖਰੋ। तुसी जिथे भी जाने हो पंगा क्यों पाने हो सर, आपके पंगे के चक्कर में अपनी संसद पूरी फूंक दी, मिलिट्री रूल लग गया, अब और कितने पंगे पौने हैं। जेंजी प्रोटेस्ट सुनने में लग अच्छा रहा है, ना सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर करप्शन के खिलाफ आज का युवा अपनी आवाज उठा रहा है। द जेंजी व्हिच यूजुअली गिव्स नो एफ्स टू पॉलिटिक्स और एनीथिंग एल्स इज राइजिंग। Doesn't it look good? लेकिन थोड़ा दूर से देखते हैं। Let's take a look at the bigger picture. तो आपको और हमें समझ आएगा कि ये जेंजी को आगे कर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बलि का बकरा बनाकर भारत के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ अचानक केवल 2-3 सालों में इतने रजीम चेंज क्यों हो रहे हैं, वो भी जेंजी प्रोटेस्ट या स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को आगे कर अराजकता फैलाना जस्टिफाई किया जाता आया है। ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी है, बिना गोली चलाए बिना ऑफिशियल फॉरेन इंटरफेरेंस के आप केवल कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स के दम पर पूरे देश को फूंक देते हैं। फिर मिलिट्री रूल आता है, फिर आपका पपेट इंस्टॉल होता है जो आपके इशारों पर मदारी का खेल दिखाता है। खुद का देश जाए चूल्हे की आग में, ये तो है ट्राइड एंड टेस्टेड स्क्रिप्ट। किसकी, ये आप बखूबी जानते हैं और हम भी। लेकिन आखिर नेपाल में हुआ क्या और इतिहास क्या कहता है, ये जानते हैं। देखिए, सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल सड़कों पर जल उठा। वजह बताई गई सरकार का सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा। वीपीएन और हैशटैग्स के सहारे जेंजी की भीड़ उतरी। सबने कहा देखो यूथ जाग गया है। पर कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़े कि 19 लोग मारे गए, संसद जली और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये है कि ये अचानक हुआ या ये सब पहले से लिखा हुआ था। तो देखिए, स्टूडेंट्स और जेंजी की जेन्युइन लड़ाई को नैरेटिव बनाकर आगे किया गया, लेकिन फिर आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। प्रोटेस्ट की आड़ में अराजकता का धंधा शुरू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। बताइए, क्या इसे प्रोटेस्ट कहेंगे या इंजीनियर्ड अपहीवल? सिर्फ यही नहीं, काठमांडू में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक तक लूट लिया गया। स्टूडेंट एनजीओ हमी नेपाल ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर सवाल सीधा है, अगर स्टूडेंट्स ने नहीं किया, अगर जेंजी ने वायलेंस नहीं किया, तो किसने किया? किसने इस आंदोलन को हाथ से छीन कर पूरा सिस्टम पलट दिया? और टाइमिंग देखिए, ओली चीन से लौटे ही थे, अगले महीने भारत आने वाले थे। ठीक इसी बीच इस्तीफा, रजीम चेंज और सत्ता पलट। कोइंसिडेंस या कोई स्ट्रिंग्स कहीं और से खींच रहा है? अमेरिका और चीन दोनों ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर झोंक रखे हैं। अब सोचिए, इंस्टेबिलिटी में किसका फायदा है? पपेट रजीम किसे चाहिए और किसे नहीं चाहिए कि नेपाल, भारत और चीन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखें। नेपाल के बाद अगला चैप्टर बांग्लादेश। यहाँ भी वही पुराना प्लेबुक। ऊपर से दिखेगा कि ये सब स्टूडेंट्स का गुस्सा है, जेंजी की आवाज़ है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक मुखौटा है, मास्क है, पीछे से कोई और खेल रहा है। 2024 में कोटा सिस्टम और जॉब्स के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी कैंपसेस से निकलकर रैलीज सड़कों पर आई। शुरू में लग रहा था कि भाई हाँ, जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, लेकिन अचानक प्रोटेस्ट का चेहरा बदल गया। बीटीवी ब्रॉडकास्टर जला दिया गया, पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमला हुआ, हिंदू मंदिरों और इस्कॉन की संपत्तियों को तोड़ा गया। अब बताइए, अगर मुद्दा कोटा सिस्टम था तो मंदिर क्यों जले, ब्रॉडकास्टर क्यों फूका गया? यहाँ से साफ हो गया कि स्टूडेंट्स को बस फ्रंट पर खड़ा किया गया और स्टीयरिंग किसी और के हाथ में थी। सरकार ने कोटा सिस्टम पूरी तरह हटा भी दिया, पर एजिटेशन रुका नहीं, क्योंकि असली मकसद कोटा नहीं था, मकसद था पावर शिफ्ट। 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और उसी वक्त नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस को इंटरिम हेड बना दिया गया। याद रखिए, यूनुस वही हैं जिन्हें वॉशिंगटन और उसका इकोसिस्टम सालों से प्रमोट करता आया है। क्लिंटन फैमिली से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर जगह उनकी ग्रूमिंग हुई और अचानक वही एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच सत्ता पर बिठा दिया गया। अब स्टूडेंट लीडरशिप पर नजर डालिए। नाहिद इस्लाम, अख्तर हुसैन, नासिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार, अली एहसान जुनैद, राफे सलमान रिफत, महफूज आलम, लिमा अख्तर,
ये सब नाम उसी आंदोलन के पोस्टर बॉय बनाए गए। लेकिन इन्हीं के रिपीटेड मीटिंग्स विद अमेरिकन डिप्लोमैट्स सामने आई, ढाका से लेकर काठमांडू तक। तो सवाल यही है, अगर ये प्योर स्टूडेंट मूवमेंट था तो वॉशिंगटन एजेंट से स्ट्रैटेजी मीटिंग्स क्यों करनी पड़ी? हसीना ने ओपनली कहा था कि अमेरिका उन पर सेंट मार्टिन आइलैंड और स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स के लिए दबाव डाल रहा था। उन्होंने साफ मना किया और कुछ ही महीनों में वही हसीना एग्जाइल में, वही यूनुस इंटरिम हेड और अमेरिकन कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। और इतना ही नहीं, यूएस एम्बेसडर पीटर हास ने राजदूत की कुर्सी छोड़ी और सीधा अमेरिकन एनर्जी कंपनी में पहुंच गए। कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? या एक प्री रिटन रेजीम चेंज स्क्रिप्ट? जेंजी को लगा वो इनजस्टिस और करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका गुस्सा, उनका जोश, उनका नाम सबका इस्तेमाल हुआ। स्टूडेंट्स को हीरो बना दिया गया, लेकिन असली स्क्रिप्ट राइटर्स कहीं और बैठे थे। नेपाल और बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तान का चैप्टर भी जनता और स्टूडेंट्स का गुस्सा बनाकर पेश किया गया, लेकिन पीछे से वही विदेशी स्क्रिप्ट चल रही थी। 2022 में इमरान खान की सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिराया गया। इमरान ने ओपनली कहा ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी, सीधे नाम लिया अमेरिका का। आरोप था कि वॉशिंगटन नाराज था क्योंकि पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदने की कोशिश की और अफगानिस्तान क्राइसिस पर अमेरिकी लाइन नहीं मानी। उसके बाद नैरेटिव सेट किया गया कि इंपोर्टेड हुकूमत। रैलीज में हर जगह यही नारे लगे। पीटीआई के सपोर्टर्स, खासकर स्टूडेंट विंग्स और युवा कार्यकर्ता हर डिमॉन्स्ट्रेशन का चेहरा बने। 2023 में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो भीड़ ने वो किया जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। रावलपिंडी का जीएचक्यू जलाया, कॉप्स कमांडर के घर पर हमला किया। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स का गुस्सा था या किसी ने उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया केओस में? देखिए, 2024 का चुनाव आया, पीटीआई कैंडिडेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं दी गई। और फिर वही नारा, वोट चोरी, स्टोलन मैंडेट। यानी स्टूडेंट्स और युवा रैलीज में खड़े थे, लेकिन उनके स्लोगन्स को एम्पलीफाई कर इंटरनेशनल मीडिया और थिंक टैंक्स ने सीधे इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया। यहाँ भी वही स्क्रिप्ट थी, स्टूडेंट्स को पॉन बनाया, यूथ रिवोल्ट का मुखौटा दिखाया और पीछे से वही अमेरिकन प्रेशर। याद रखिए, साइफर लीक वाली मीटिंग में अमेरिकी अफसर डोनाल्ड लू का नाम बार बार आया। उन्हीं पर आरोप था कि पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, इमरान रहे तो भारी कीमत चुकाएंगे, हटाओगे तो सब माफ। तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल साफ है। जेंजी की रैलीज, इंपोर्टेड स्लोगन्स और फॉरेन डिप्लोमैट्स के इशारे पर लिखा हुआ रेजीम चेंज। अब श्रीलंका पे आते हैं तो 2022 में वहाँ का इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया ने देखा। महंगाई, फ्यूल शॉर्टेज, कर्ज, ये सब वास्तविक समस्याएं थी, लेकिन जेन्युइन क्राइसिस को स्ट्रीट रेवोल्यूशन में बदल दिया गया। सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड शुरू हो गया कि गो होम गोटा। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और स्टूडेंट यूनियंस ने उसे एम्पलीफाई किया। भीड़ सड़कों पर उतरी और देखते ही देखते राष्ट्रपति भवन की दीवारें फांद कर अंदर घुस गई। गोटाबाया राजपक्सा को देश छोड़कर भागना पड़ा। पर असली सवाल यही है, इकोनॉमिक क्राइसिस को रेजीम चेंज में किसने बदला? स्टूडेंट्स और युवा प्रोटेस्टर्स हर जगह फ्रंट पर थे, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग नहीं था। इंटरनेशनल एनजीओज और वेस्टर्न मीडिया ने इसे एम्पलीफाई किया। प्रोटेस्ट को इतना रोमांटिसाइज किया गया कि पैलेस पर कब्जा भी जन आंदोलन बन गया। और नतीजा, राजपक्सा हटे, पपेट फ्रेंडली व्यवस्था आई और आईएमएफ के कंडीशंस को आसानी से लागू कर दिया गया। यानी जनता की मुश्किलें वहीं की वहीं, पर आउटकम वही जो फॉरेन पावर्स चाहती थी। यहाँ भी वही पैटर्न। देखिए, स्टूडेंट्स और जेंजी को हीरो बनाया गया, सोशल मीडिया से ग्लोबल सिंपैथी क्रिएट हुई और बैकड्रॉप में अमेरिकन एंड वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया गया। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चारों जगह स्क्रिप्ट एक ही थी। स्टूडेंट्स और जेंजी को फेस बनाया, उनके जेन्युइन गुस्से को हाईजैक किया गया, स्लोगन्स को ग्लोबल एको चेंबर में एम्पलीफाई किया गया और आउटकम हर जगह रेजीम चेंज ही निकला, फॉरेन इंटरेस्ट के अनुकूल। नेपाल में सोशल मीडिया बैन, बांग्लादेश में कोटा सिस्टम, पाकिस्तान में फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस। हर जगह प्रोटेस्ट का एक फेस इशू खड़ा किया गया। भारत में भी वही कोशिश हुई। यहाँ टूल बनाया गया CAA NRC। असल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो एक सिंपल कानून था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने का। इसका मुसलमानों की सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन टूल किट ने नैरेटिव ट्विस्ट कर दिया, मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ फैब्रिकेटेड स्टूडेंट मूवमेंट। जामिया, JNU और AMU कैंपस
मासेस को आगाह कर दिया गया। यह युवाओं की लड़ाई है। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी कि भाई इंडिया स्टूडेंट्स राइज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन सच्चाई ये प्रोटेस्ट कभी जेन्युइन था ही नहीं। ये था डिवाइड क्रिएट करने का मुखौटा। अब आइए उन चेहरों पर जिन्हें हीरो बनाकर पेश किया गया। कन्हैया कुमार खुले मन से नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज वही कांग्रेस नेता है। सोचिए किस तरह स्टूडेंट वॉइस कहकर अलगाववादी नारा नॉर्मलाइज किया गया। उमर खालिद, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर ओपनली भारत के भीतर पैरेलल होमलैंड की बात करना, क्या ये प्रोटेस्ट है या देश तोड़ने की डायरेक्ट साजिश? शर्जील इमाम, पूरे उत्तर पूर्व भारत को भारत से काटने का खुला आह्वान। असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट को मेन इंडिया से डिस्कनेक्ट कर दो। सीधे सीधे देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर हमला। यानी सीएए एनआरसी एजिटेशन का असली एजेंडा यही था, स्टूडेंट्स और जेंसी को पॉन बनाकर सेपरेटिज्म रोमांटिसाइज करना, आज़ादी के नारे को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम बताकर पुश करना और इंटरनेशनल एको चेंबर में ये मैसेज भेजना कि भारत डिवाइडेड है। लेकिन यहाँ फर्क ये रहा कि भारत ने इस प्लेबुक को रेजिस्ट कर लिया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिंसा फैलाने वाले की एक्टर्स को एक्सपोज किया। कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा टूटा नहीं, और सबसे बड़ी बात, जनता ने नैरेटिव रिजेक्ट कर दिया। इसलिए भारत वही जगह है जहाँ ये ग्लोबल स्क्रिप्ट कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन कोशिश बार बार होती रही, कभी सीएनआरसी के नाम पर, कभी किसानों के आंदोलन में, कभी वोट चोरी के नारे से। अब जरा पीछे जाकर देखें तो इस पूरी प्लेबुक की जड़ 2011 के अरब स्प्रिंग तक जाती है। उस दौर में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने पहली बार दिखाया कि सोशल मीडिया केवल दोस्त बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सत्ता गिराने का हथियार भी बन सकता है। ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, हर जगह यूथ और डिजिटल मोबिलाइजेशन ने पुरानी तानाशाहियों को हिला दिया। यूनाइटेड नेशंस ने तब माना कि ये ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी का नया दौर है। शुरुआत जेन्युइन थी, वहां का गुस्सा असली था। स्टूडेंट्स और जेंजी वाकई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही दुनिया ने देखा कि सोशल मीडिया प्लस यूथ प्रोटेस्ट इक्वल टू रेजिम चेंज, ये फॉर्मूला तुरंत हाईजैक कर लिया गया। आज हालत ये है कि यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो रहा है। नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में कोटा एजिटेशन, पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुकूमत और वोट चोरी, श्रीलंका में गो होम गोटा और भारत में सीए एनआरसी और टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लोगन्स। हर जगह वही ढांचा, स्टूडेंट्स और यूथ को फ्रंट पर खड़ा करो, नैरेटिव को सोशल मीडिया से एम्पलीफाई करो और फिर केओस के बाद रेजिम चेंज कर दो। अरब स्प्रिंग ने हमें सिखाया था कि यूथ और सोशल मीडिया लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अब वही ताकत पॉन बन चुकी है। स्टूडेंट्स का गुस्सा, जेंजी की एनर्जी, सबको हाईजैक करके फॉरेन इंटरेस्ट अपने एजेंडे पूरे कर रहे हैं। अब बारी भारत की है। नेपाल गिर चुका है, बांग्लादेश गिर चुका है, पाकिस्तान और श्रीलंका फॉरेन प्लेबुक का हिस्सा बन चुके, लेकिन भारत क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। क्या भारत भी उसी सिनिस्टर गेम ऑफ वेस्ट वर्सेस ईस्ट में पॉन बन जाएगा, या फिर अपनी जड़ों, अपनी इंस्टीट्यूशंस और अपनी जनता के भरोसे पर खड़ा रहकर दुनिया को दिखाएगा कि डेमोक्रेसी केवल स्लोगन नहीं बल्कि सिविलाइजेशन का संकल्प है? यहाँ भारत के सामने देखिए दो रास्ते हैं। एक, फॉरेन टूलकिट और एक्सटर्नल प्रेशर्स के आगे झुककर वही फेट झेलना जो पड़ोसियों ने झेला। दूसरा, प्री स्क्रीन की तरह, जहां नेता केवल रूलर नहीं बल्कि धार्मिक गाइड बनकर राष्ट्र को नई भोर की ओर ले जाता है, भारत को अपनी ताकत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ाना। आज सवाल यही है, क्या भारत अपने नैरेटिव को खुद लिखेगा या फिर वही बोरोड स्लोगन्स, वोट चोरी, गद्दी छोड़, आज़ादी, भारत की डेस्टिनी तय करेंगे? दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।